स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 प्राकृतिक विपदा। प्राकृतिक विपदा मतलब जो कुदरत से आई हुई है वैसी मुसीबत या वही मुसीबत जो कुदरती होती है। भारत में प्रदूषण एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है। प्रदूषण प्राकृतिक वातावरण को दूषित करता है जो कि हमारे सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़े बगैर इसका लाभ उठा सकें। वर्तमान समय में प्राकृतिक विपदा मनुष्य द्वारा निर्मित है, क्योंकि मनुष्य स्वयं प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने पर आमादा है, जिससे मौसम में असामान्य बदलाव देखा जा सकता है। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। वर्तमान समय में जो प्राकृतिक विपदाएं आती है, प्राकृतिक विपदाओं में ज़्यादा बारिश मतलब कि बाढ़ आना, अकाल या सूखा पड़ना, भूकंप आना, ये जो सारी विपदाएं हैं वो प्राकृतिक विपदाएं हैं। तो इन सभी विपदाओं के लिए, इन सभी मुसीबतों के लिए जो आधुनिक समय में आ रही है उसके लिए खुद इंसान ही जिम्मेदार है, क्योंकि इंसान ने प्रकृति का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो अपने स्वार्थ के लिए बिगाड़ दिया है। और इसीलिए मौसम में असामान्य बदलाव हो रहे हैं। ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है। किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी होने लगती है, या कम या ज़्यादा बारिश होती है। तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, इसकी वजह से ही ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। हम सब जानते हैं कि अगर प्रकृति में संतुलन नहीं होगा तो हमारा जीवन शक्य नहीं है। पहले प्रकृति के विभिन्न तत्वों में संतुलन था। प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं, जैसे वनस्पति या फूल पौधे, प्राणी और उन प्राणियों को खाने वाले शाकाहारी प्राणी, इन सभी के अंदर एक बैलेंस था, एक कड़ी जुड़ी हुई थी जिससे पूरी लाइफ साइकिल चलती थी। तो पहले प्रकृति के विभिन्न तत्वों में संतुलन था। धरती वनस्पति से पूरी ढक न जाए, इसलिए इसे घास खाने वाले जानवर पर्याप्त मात्रा में थे। इन जानवरों की संख्या भी अधिक थी। इन तीनों का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था, जिससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन अनुकूल बना रहता था। परंतु मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने में उद्योग धंधे पनपे हैं। वैज्ञानिक जैसे जैसे समय गया, मनुष्य का जीवन आधुनिक बनता गया, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, बड़े बड़े उद्योग धंधे विकसित हो गए, जनसंख्या का विस्फोट भी हुआ है। मतलब जनसंख्या भी बढ़ी है। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। रहने के लिए घर भी चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। इसीलिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया। मतलब मनुष्य की जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग बढ़े, वैसे ज़्यादा अन्न चाहिए, रहने के लिए बड़े बड़े घर और ज़्यादा घर चाहिए। तो मनुष्य ने इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटने लगा। इतना ही नहीं, सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, जिसके कारण जंगल जलमग्न हो गए। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को उर्वरक और पौधों को कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, ताकि पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाने पाए। उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के कारण मिट्टी दूषित हो गई। जब फसल में उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए हम उसमें उर्वरक मतलब कि खाद डालते हैं जो रासायनिक होती है, और इससे मिट्टी गंदी हो गई या दूषित हो गई। बढ़ती हुई आबादी भी कम गंदगी नहीं फैलाती। बड़े बड़े नगर बस गए हैं, मतलब बड़े बड़े शहर बस गए। मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियाँ बन गई, मतलब गटर बन गए सभी शहरों में और गाँवों में। अंत में वे भी नदियों में ही गिरती हैं। मतलब जो गटर का पानी है वो नदियों में बहाया जाता है और नदी का पानी भी दूषित हो जाता है। कूड़े, कचरे और अन्य प्रकार की गंदगी जहाँ तहाँ
फैल गई, अंत में उसे भी नदियों तथा जलाशयों में ही शरण मिलती है। मतलब शहर की जितनी गंदगी या कचरा है वो सीधा नदी नालों में ही जाके गिरता है। इस प्रकार हवा और जल प्रदूषित हो गए। बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया। मतलब कि कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा में मिलता है और जिससे हवा और वायु का प्रदूषण बढ़ गया है। कारखानों से लगातार कचरा निकल रहा है जो प्रायः जलाशयों और नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। कारखानों से जो ठोस कचरा निकलता है वो नदी और जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ा है। कहीं कहीं खुली भूमि में कचरा डाला जाता है, कहीं कहीं कोई जगह पे खुले मैदानों में भी ये कचरा डाला जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। इस तरह आज धरती, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित हो गए हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के थल, जल और नभ में चलने वाले तेज से तेज वाहन बनाए गए हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हम आगे तो बढ़े हैं, परंतु इसके फायदे के साथ साथ हमें बहुत बड़ा नुकसान भी है। यातायात में बड़ी सुविधा हो गई, इससे दुनिया छोटी हो गई और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता एवं सुगमतापूर्ण पहुंच जाते हैं। बड़े जलयान, वायुयान लगातार धुआं उगलते हैं और शोर मचाते हैं। छठे दशक में वे मानव ने अंतरिक्ष यान भी बना लिया और उनके द्वारा अनेक प्रकार के रॉकेट व उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। फलतः वे वायुमंडल की परतों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल को प्रभावित करने लगे। मतलब जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, अनेक उपकरणों की खोज हुई, वाहन जो जल में भी चलने लगे, थल में भी चलने लगे और अवकाशयान की भी शोध हो गई, जिससे मनुष्य ने वातावरण के अनेक जो आवरण हैं उनको भी हानि पहुंचाई। ओजोन मंडल वायुमंडल की सबसे मोटी परत है जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों के कुप्रभाव से जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। मतलब कि हमारा जो जीवन है वो इस ओजोन की परत के कारण ही है। अगर ओजोन वायु की परत न होती तो पृथ्वी पर जीवन शक्य या संभव नहीं था। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई है, वहीं वायुमंडल में क्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। जैसे जैसे हमें सुविधाएं मिल रही है पर उसका कुप्रभाव भी है। वैज्ञानिक उपकरण अपने अंदर से जो धुआं और जो विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं वो हमारे प्रकृति को या हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो जाएगी और ये जो जहरीली गैसें वातावरण में बढ़ रही है उससे ओजोन गैस कम हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव कैसे होगा? आधुनिक युग में मुख्य रूप से चार प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं और भविष्य में इसका कुप्रभाव कितना फैलेगा यह बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्रायः सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि वायुमंडल दूषित हो जाएगा तो प्राणी मात्र के जीवन को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अगर हवा ही अशुद्ध हो जाएगी तो हम सांस कैसे लेंगे? तो हमारे जीवन पर भी एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी भी चाहिए। हम जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का जल दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी दूषित हो जाता है। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। जब वैज्ञानिकों ने इस भीषण बीमारियों के मूल तक जाना चाहा तब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन बीमारियों का कारण क्या है। तो प्रदूषण जो हमारे वातावरण में मतलब कि हमारी हवा में, पानी में और हमारी भूमि पर फैला हुआ है। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकाधिक पेड़ लगाकर धरती को हरा भरा किया जाए।
रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी दवाओं का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम किया जाए। मतलब जो खेत में फसल की उत्पादन बढ़ाने के लिए जो रासायनिक खाद डाली जाती है उसका कम से कम उपयोग किया जाए। यातायात के साधनों का उपयोग भी कम से कम करें जिससे हवा का प्रदूषण न फैले। अपनी धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास करें। कारखानों की चिमनियों को न केवल ऊंचा किया जाए बल्कि उनकी गंदगी को रोकने का प्रयास भी किया जाए। यातायात के साधनों से भी धुआं कम से कम निकले और विषैले पदार्थ नदियों में न प्रवाहित किए जाए। हमारी भूमि जहाँ तक हो सके विषैली न हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भीषण शोर करते हैं, उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि इनके बीच रहने से आदमी का मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं और कभी कभी भीषण आवाज़ या चित्कार को सुनकर हृदय धक से रह जाता है। मतलब हार्ट जो है हमारा हृदय है वो बंद हो जाता है आवाज़ के कारण। यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो सकती है। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है। मतलब प्रदूषण की ये जो समस्या है वो सिर्फ हमारे भारत देश तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में है। इसीलिए विश्व की सरकारों के साथ हमारी सरकार और वैज्ञानिक मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रदूषण को जितनी जल्दी हो सके नियंत्रित किया जाए। हम प्रकृति से तालमेल रखते हुए पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं जिससे धरती बनी रहे। फूलहि फलहि विटप विदिनाना मंजू बलित बर बेली बिताना गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारी बहड़ सुख देनी ऋतु वसंत वह त्रिविध बयारी सब कहु सुलभ पदार्थ चारी। मतलब हमारे कवि इन पंक्तियों में हमें कहते हैं कि फूलहि फलहि विटप विदिनाना, मतलब बहुत सारे पेड़ होंगे जो फूल और फल से लदे हुए होंगे। मंजू बलित बर बेली बिताना, और जो भौरे हैं उस पर मंडरा रहे होंगे। गूंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, मधुकर मतलब भौरों की पंक्तियाँ उसके ऊपर भिनभिना रही होगी। त्रिविध बयारी बहड़ सुख देनी, और बयारी मतलब कि पंछियों का झुंड हमें झुंड जो उस पर चहचहाएगा जिससे हमें बहुत ही सुख मिलेगा। ऋतु वसंत वह त्रिविध बयारी, मतलब वसंत ऋतु आएगी और सब कहूँ सुलभ पदार्थ चारी, और सारी सुख सुविधाएं हमें इसी से मिलेगी और सारे सुखों का हमें इससे आभास होगा। हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। यह हम सबका पालन करता और आधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। बड़े बड़े बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि हमें शुद्ध हवा सांस लेने के लिए वहीं से मिलती है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन और आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। इन कार्यों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तब होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखेंगे। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र है और वह पर्यावरण की रक्षा हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। हाँ, ये पर्यावरण या प्रकृति हमें विरासत में मिली है, मतलब हमारे पुरखों द्वारा हमें विरासत में जो मिली है, जो हम सबकी पालन करता भी है और हमारे जीवन का आधार ही है। और भारतीय संस्कृति में पेड़ की पूजा की जाती है, जैसे पीपल, बरगद, नीम, जामुन, आंवला, ये सारे वृक्ष को हम धार्मिक मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो ये कार्य हमें हमारी प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति आस्था प्रकट करता है। इन कार्यों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं और सच्ची शिक्षा वही होती है जो अच्छे संस्कारों को बनाए रखे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है
इस बात की है कि प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों को रोका जाए। पर्यावरण में प्रदूषण रोकना है तो सबसे पहले प्रदूषण जिससे फैलता है उन कारकों को रोका जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग देते थे। सरकार तो अपनी ओर से प्रयत्न कर ही रही है, पर पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए हमें भी सहयोग देना चाहिए। पहला कि हम गंदगी न फैलाएं, और दूसरा कि जहाँ गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें। सबसे पहले गंदगी न फैलाएं, अगर गंदगी है तो उसे साफ करें। अपने घर और विद्यालय के आसपास साफ सुथरा रखें। जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा आदि न फेंके, वृक्षों की टहनियों को न तोड़े तथा साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाए। इससे हमारा पर्यावरण संतुलित हो जाएगा और हरा भरा भी हो जाएगा।